चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुंबई की। कुछ सीटें हम लोग डिस्कस कर लें अगर इन पर क्या समीकरण बदले हैं पिछले कुछ दिनों में। जैसे वर्ली की सीट है, आदित्य ठाकरे यहां दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इनके सामने एमएनएस के देश पांडे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया है। कोई प्रॉब्लम आपको लगता है आदित्य ठाकरे के लिए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, जीतेंगे। क्लीन। माहिम में राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के पास इस राज्य की समस्याओं का आंकलन भी है और उनका निवारण भी है। तो वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने लेकिन इनके लिए इनका समर्थन वापस ले लिया ना बेटे का। नहीं, बीजेपी समर्थन कर रही है। बीजेपी समर्थन कर रही है। सदा सरवणकर चुनाव लड़ रहा है शिंदे सेना से। बीजेपी पूरी ताकत ग्राउंड पे भी लगाई है। ताकत से उसका बीजेपी फुल सपोर्ट करेगी, पूरा सपोर्ट कर रही है। इनके बेटे हैं अमित ठाकरे। तो इनकी सीट के बारे में क्या असेसमेंट है? फंसी हुई सीट है, टफ फाइट। हाँ, टफ फाइट है। जो खड़ा है शिंदे कैंडिडेट 3 बार के विधायक रहे हैं, टफ सीट है वो। सदा सरवणकर। हाँ, लेकिन बीजेपी एकदम से पूरी ताकत के साथ लगी। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए। बहुत फंसी हुई है, बहुत आसान नहीं है शायना एनसी के लिए, क्योंकि वहां से जो कैंडिडेट है वो बहुत दमदार है। और शायना एनसी शिंदे सेना से लड़ रही है। हाँ, शिंदे सेना से चुनाव लड़ रही है, मुंब्रा से। और वहाँ समस्या ये है शायना एनसी के साथ कि चूंकि वो चुनाव के पहले गई है, तो एकनाथ शिंदे के जो वहाँ के स्थानीय लीडर है उन्हें लग रहा है कि भाई हमें यहाँ सीट मिलनी थी, शायना एनसी वहाँ से बाहर से बुला के लाया गया है, तो वहाँ उसको समर्थन नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत समर्थन नहीं मिल रहा है। और चूंकि वो सीट जो आती है वो दक्षिण मुंबई में आती है, जहाँ से अरविंद सावंत वहां से शिवसेना के मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। मुस्लिम डोमिनेट तो ज्यादा नहीं है वहां पर, दूसरे कास्ट के लोग भी। और चूंकि वो शिवसेना का एक गढ़ रहा है, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे 6 से 7% कम्युनिटी है उस सीट के ऊपर। उसी में आती होगी नहीं, जो इत्रवाली पूरी मार्केट है, तो वो उसी में आती है 6 से 7%। उसमें मुंबा देवी के पहले ये भाई सीट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मानखुर शिवाजी नगर। यहाँ नवाब मलिक हैं अजीत पवार के कोटे से, वहां ये वो उम्मीदवार हैं। और इनके सामने शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल, इनको बुलेट बोलते हैं, शिंदे गुट के। तो ये तो नवाब मलिक के खिलाफ नवाब मलिक के खिलाफ कैंडिडेट दिया ना सर, शिंदे ने कैंडिडेट दिया, बिल्कुल कैंडिडेट दिया है। बीजेपी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। मायावती में टूटा नहीं, मायावती अबू आजमी है, यहाँ से अबू आदमी समाजवादी पार्टी से। तो नवाब मलिक ना जीते बीजेपी इसके लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी? हाँ, बिल्कुल पूरी कोशिश करेगी उसमें। हालांकि बीजेपी के सामने समस्या ये है कि ऐसा ना हो कि नवाब मलिक को हराने के चक्कर में अबू आदमी जीते, तो वहाँ पे ये दोनों कैंडिडेट तो बीजेपी के लिए आप समझ ही सकते हैं कि। लेकिन नवाब मलिक को लेके पर्सनली भी देवेंद्र फडणवीस किसी तरह से रोकने की उनको कोशिश करेंगे। और पार्टी के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था जिस प्रकार से नवाब मलिक का कैंडिडेचर का अनाउंस किया गया। और सोर्सेज के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई थी कि शुरू में अजीत पवार इस बात को मान गए थे, जिसका नतीजा यह था कि नवाब मलिक का, आपने देखा कि शुरू में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था, फिर सिंबल दे दिया गया था। बेटी भी तो लड़ रही है। हाँ, बेटी पे लोग सहमत थे, लेकिन उन पर प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उनके लिए मना किया गया था। और शायद जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि शुरू में अजीत पवार ये मना कह भी थे कि ठीक है नहीं देते हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई मजबूरी रही। सिद्दीकी वाली सीट की क्या स्थिति? जीशान सिद्दीकी बांद्रापुर से लड़ रहे हैं। ये अब अजीत पवार की पार्टी में ये भी आ चुके हैं। और उनकी पिता की हत्या हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर उस सीट पर रहने वाला ही है। शिवसेना यूबीटी ने यहाँ वरुण देसाई को उतारा है। वरुण देसाई कजन है आदित्य ठाकरे के, मतलब ठाकरे परिवार से मौसी के बेटे हैं। यहाँ क्या लग रहा है? ये कांग्रेस की सीट है। जीशान सिद्दीकी पहले तो कांग्रेस में थे, क्रॉस वोटिंग की और तय था उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। लेकिन वो वहां से उनका जितना बहुत मुश्किल है, भले उनके पिता की हत्या हो गई, उन्हें लग रहा है कि वहां पे उन्हें एक मतलब उसके पिता की हत्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीट वो वहां पर, वो कांग्रेस की सीट है बेसिकली। तो ओवरऑल आप क्या मान रहे हैं भाई? पिछली बार अगर शिवसेना एक थी और लड़ी थी बीजेपी के साथ, 36 में से 30 सीट उस वक्त दोनों ने निकाल ली थी। आज की परिस्थिति में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय सेवक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। 2019 में अगर शिवसेना अगर वहां से सीटें जीती थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी एक भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो पार्टी उनकी टूट चुकी है, एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग आधार है प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस वहां पर है, सरकार का वहां पर उनको जिस हिसाब से सहयोग है, सरकार का जो काम रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उद्धव के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अब उद्धव ने जो कॉम्बिनेशन वहां बनाया है, मतलब वो मुस्लिम कॉम्बिनेशन और मराठी कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे बहुत निर्भर है कि मुसलमानों का जो वोट है वो मिले, मतलब जो कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस का वोट है जो बेसिकली हजम नहीं होती ये है। अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कांग्रेस का वोट अगर पूरा वहां ट्रांसफर होता है, शरद पवार का बहुत बड़ा आधार नहीं, अगर उनका वोट ट्रांसफर होता है और उद्धव ठाकरे अपना जो मराठी वोट है अगर वो बचा के रख लेते हैं तो उद्धव ठाकरे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर मराठी वोटर अगर उद्धव ठाकरे जो शिफ्ट हो जा रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे ने की है, और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमला बोलेंगे, अगर उद्धव ठाकरे का वोट टूटता है
तो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बुरा यहां प्रदर्शन उनका बम्बई टारगेट में होगा। आज प्रधानमंत्री का आपको लगता है उद्धव ठाकरे रहने वाले? उद्धव ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक तो बयान जो है वो बड़े अजीब किस्म के आ रहे हैं। अजीत पवार तो ये खुलकर कह चुके हैं भैया बटों के कटों के महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलता है। महाराष्ट्र में हम लोग हमारे पूर्वजों ने भी कभी इस किस्म की राजनीति नहीं की, हम सब कुछ साथ लेकर के चलते हैं। अजीत पवार की मजबूरी है, उनका वोट बैंक भी अलग है। पंकजा मुंडे बीजेपी की नेता, एमएलसी बनाया बीजेपी ने, अभी चुनाव में टिकट दिया था, हार गई थी वो लोकसभा चुनाव में, कैंडिडेट हार गई, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। वो भी ये बात कह रही है कि बटों के कटों के हमारे यहाँ नहीं चलता है। बीजेपी की कैंडिडेट ये बात कह रही है, इस पर थोड़ी मुझे हैरानी ज्यादा हो रही है। क्या ये वजह हो सकती है कि जिस सीट पर वो लड़ रही हैं, मतलब वो तो नहीं लड़ रही, जो जहां से वो आती हैं वहां धनंजय मुंडे लड़ रहे हैं। इनके भाई लड़ रहे हैं, धनंजय मुंडे, और वो अजीत पवार के टिकट नहीं लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, ये वहाँ की जो राजनीति है उसमें बहुत पहले, और ये सचमुच अगर महाराष्ट्र को जरा गिनती करें तो कितने चाचा भतीजा हैं उसका भी एक बड़ा बढ़िया एक मतलब इसको चर्चा हो सकती है। और यहाँ भी गोपीनाथ मुंडे माना जा रहा था, धनंजय मुंडे को लगता था कि चाचा जी हमको विरासत देंगे। बेटियां बड़ी हुई तो दोनों बेटियों को विरासत दे दी। अब पंकजा और प्रीतम दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया। आप विधानसभा नहीं जीत पाई, आप लोकसभा नहीं जीत पाई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना के आपको भेजा। आज के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, महाराष्ट्र में तो संघ पूरा उसी जमीन पर काम कर रहा है, और आप वहां आके एक बयान दे रहे हैं कि ये नारा यहां नहीं चलेगा। तो इसका तो सीधा सा मतलब हुआ ना कि पार्टी लाइन से इतर आप कुछ अपने आप को समझ रही हैं। और अगर ऐसा है तो किसी भी पार्टी में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं, किसी भी पार्टी में इस तरह का स्टैंड लेना, और वो भी बीच चुनाव के समय, ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। अब लगता ये था कि पंकजा मुंडे चूंकि एक सहमति सी बन गई थी, और अगर आपको ध्यान में हो जो अमित शाह ने वहां बैठक की थी तो पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ये एक साथ बैठे हुए थे। तो उस चित्र को देखकर हम लोगों को लग रहा था कि एक सहमति कुछ बन गई। लेकिन अगर पंकजा मुंडे इस तरह का बयान दे रही तो वो ठीक नहीं। अरे अब सर मैं आपके पास आया था, शरद पवार जी की बात आपसे करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अभी। अच्छा, अजीत पवार का क्या वायरल हुआ था इंटरव्यू? उन्होंने कहा कि हम 2019 में हमारे चाचा जी साथ में थे, अमित शाह जी, हम, देवेंद्र फडणवीस, सब लोग बैठक में थे, उसमें गौतम अडानी भी थे। हम लोग तो सर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे थे। तो शरद पवार तो ये चाहते थे 2019 में। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया ऐसा था क्या, वो अजीत पवार तो ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है। ये हो सकता है कि गौतम अडानी के साथ मैं किसी बैठक में हूं, लेकिन वो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने अजीत पवार को गौतम अडानी ही नहीं, बहुत सारे और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया हुआ है। वो इसलिए ताकि अपने क्षेत्र का वो विकास कर सके इन लोगों के साथ मिलकर के। तो उसमें मैं कुछ गलत बात नहीं मानता। तो ये तो उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने एक दावा ये किया है सर कि महाराष्ट्र संकेत देगा कि मोदी युग अब खत्म होने के रास्ते पर है। उनसे यह भी कहा गया कि भाई, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अच्छा, सवाल हुआ कि मोदी जी आपके बारे में कुछ नहीं बोलते चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता होती है जब वो मेरे बारे में नहीं बोलते, मैं चाहता हूं वो मेरे बारे में बोलें, क्योंकि और मुझे दूसरी चिंता ये होती है कि उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार जी की उंगली पकड़ के मैंने राजनीति सीखी है, तो मुझे अपनी उंगली की बड़ी चिंता होती है। देखिए, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी के बारे में बोला था। भटकती हुई यातना वाला जब भाषण दिया था, उसका फायदा शरद पवार जी को हुआ। तो मोदी जी समझ गए कि अब शरद पवार के बारे में बोलने से उनको फायदा होगा, और शरद पवार चाहते हैं कि वो बोले मोदी जी, तो फिर फायदा हो विधानसभा चुनाव में। तो ये तो राजनीतिक मामला है ही। जहां तक उसकी बात है, अडानी के साथ, गौतम अडानी के साथ शरद पवार ने अपने संबंधों को कभी छिपाया नहीं है, खुलेआम मानते हैं, और छिपाने वाली बात भी नहीं है। भाई, अडानी के उद्योगपति हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में उद्योगपति जो है नेताओं के साथ उनके संबंध होते हैं। तो नहीं, पॉलिटिकल मीटिंग में, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकल मीटिंग, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अडानी जी खुल कर कहें कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। भाई, जयंत मल्होत्रा बीएसपी के साथ पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते थे, एमपी हुए। अनिल अंबानी बैठते थे समाजवादी पार्टी में, पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते थे। सब सारी लाइजिंग जो उसमें पॉलिटिकल होती है उसमें हिस्सा लेते थे, खुलेआम मंत्री थे, एमपी बने। वो कांग्रेस के साथ बिरला जी भले पॉलिटिकल मीटिंग में बैठते हो, लेकिन एमपी बने राज्यसभा से। तो गौतम अडानी जी का अगर है बीजेपी से नजदीकी तो क्या दिक्कत है? खुल के आ जाए, खुल के आते, कहते मैं मोदी जी हमारे नेता है, पसंद करते हैं बीजेपी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या भाई, कोई पहली बार सुब्रत राय सहारा कितना समाजवादी पार्टी देवड़ा के साथ बैठते थे, कांग्रेस सब देवड़ा के साथ, तो इसलिए वो एलन मस्क तो खुलेआम ट्रंप के साथ जो है खड़े हुए, अब तो उनकी उसमें भी जा रहे हैं, टीम में भी शामिल। तो फिर कांग्रेस क्यों मुद्दा बना रही है? थोड़ा सा मुद्दा यही है, कांग्रेस क्यों बना रही कांग्रेस आने। मेरा कहने का मतलब है कि लुका छिपी से काम मत करिए, गुड़ खाइए, गुलगुले से परहेज मत करिए। आप अगर वाकई इस तरह की बैठकों में शामिल हो रहे हैं तो कहिए हम शामिल हो रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? कोई संवैधानिक रोक थोड़ी है उस पर।
ना कोई कानूनी रोक है कि कोई उद्योगपति किसी बैठक में शामिल नहीं हो सकता। खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, अभिनेता शामिल हो सकते हैं, पत्रकार शामिल। गौतम अडानी किसी पार्टी की बैठक में शामिल थे? जवाब है नहीं। क्या गौतम अडानी किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं? जवाब है नहीं। क्या गौतम अडानी राज्यसभा में जाना चाहते हैं? जवाब है नहीं। जिन नेताओं की राज्यसभा की, जिन उद्योगपतियों की राज्यसभा की इच्छा थी, वो जाके कांग्रेस दरबार में उस तरह से बैठते थे। भाजपा में भी वो ऐसे लोग बैठते हैं, ऐसे ढेर सारे उद्योगपति हैं जो बैठते हैं। लेकिन जो उद्योगपति के तौर पर काम कर रहे हैं, वो क्यों किसी एक पार्टी के साथ जाएंगे? उनके शरद पवार से भी रिश्ते हैं, रेवंत रेड्डी से भी रिश्ते हैं, अशोक गहलोत से भी हैं, भूपेश बघेल से भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हैं। तो इसमें मतलब इसमें इतना ज्यादा इसको, और दूसरा इसका पहलू है कि जब इस तरह की बैठक होती है, उन बैठकों में हमेशा कौन मीडिएट कर रहा है, यह तय कर पाना थोड़ा कठिन होता है। नहीं, लेकिन शरद पवार किया? को सच है कि अब बीजेपी बचती है उनको उन पर बोलने से? निश्चित तौर पे उस रीजन में तो फिर खामखा के बड़ा इशू और सिंपैथी कार्ड खेलना आसान हो जाता है ना उनके लिए, कि अगर आप शरद पवार को अटैक करेंगे तो समझा जा सकता है कि उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैसे वो फिर से इसका खूब कैश करेंगे। और इधर जो शरद पवार की पॉलिटिक्स रही है, पहले तो ज़्यादा मैनेजमेंट वाली रहती थी, लोकप्रियता वाली रहती थी, इधर ज़्यादा ऐसी नज़र आती है कि उसमें सिंपैथी वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। और इस बार के चुनाव में तो और ज़्यादा वो फैक्टर हो गया है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो तो ये कह रहे हैं सर, बारामती में कह रहे हैं कि बारामती में इन्होंने लोकसभा के अंदर शराब बांटी, पैसे बांटे। मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने पैसे भी ले लिए और वोट इनको नहीं किया, मुझे दिया। और कहा यह जाता है वहाँ पे कि सबसे इस बार का चुनाव सबसे कॉस्टली चुनाव अगर कोई था तो बारामती का लोकसभा का चुनाव, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था।